पर जुल्म हुआ, उनकी लड़ाई लड़ने का काम, उनको बल देने का काम भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान नेताओं ने, संघर्षी नेताओं ने किया। और लगातार एक लंबे समय तक मैं दिल्ली में इनके बीच रहा। अंत सरकार डरी सहमी हुई और उस बाहुबली पे मुकदमा दर्ज किया, गिरफ्तारी का वादा किया। और जिस दिन मैं झारखंड रैली में गया, छल करते हुए पहलवान बेटियों को मारपीट करते हुए उनके कपड़े फाड़ते हुए वहां से हटा दिया। ये बातें मैंने इसलिए आपको बताई कि जब जब भी किसी पर अन्याय अत्याचार हुआ, चाहे राजस्थान में नासिर जुनैद पे हमला किया गया, तथाकथित गोरक्षा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे देश भर में मुस्लिम लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उन्होंने 2 बच्चों को राजस्थान से उठाया और इतना पीटा कि जब वो मरने के हालात में चले गए, पुलिस को देने चले गए, पुलिस ने मना कर दिया। तो बड़े तकलीफ के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हिसार के जंगलों में ले जाके उन दोनों बच्चों को पेट्रोल छिड़क के जला दिया। उसके आंदोलन को भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में चारों प्रदेशों में जिला मुख्यालय में हमने लड़ा। तब जाके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पीड़ितों की आवाज सुनने का काम किया। आपको याद है, मैं आगरा में तब आया था जब एक बिटिया जिसको तेजाब डाल के जला दिया गया, संजली बहन को न्याय दिलाने के लिए। फिर मैं दोबारा आया जब भाई अरुण वाल्मीकि को पुलिस के कर्मचारियों ने थाने में पीट पीट के मार दिया। तब मैं उनके परिवार से मिलने और न्याय दिलाने के लिए आया। आज भी जब मैं यहां पहुंचा तो 2 एप्लीकेशन मेरे पास आई। एक अरुण वाल्मीकि जी के परिवार की है, जिनका परिवार मुझसे मिलने आया, और वो बच्ची भी मैंने देखी 2 साल पहले जब वो बहुत छोटी थी, 1 महीने की भी नहीं थी, जब सत्ता के संरक्षण में जो गुंडे, सब लोग तो बुरे नहीं है वर्दी पहनने वाले, लेकिन कुछ लोग हैं जो वर्दी का दुरुपयोग करते हैं, जिन्होंने भाई अरुण वाल्मीकि को पीटा, उनके परिवार को पीटा। अभी अभी उन्होंने मुझसे बताया कि जो सरकारी नौकरी, सरकारी आवास का वादा किया था, एक झूठे कागज पर हमसे साइन कराए थे, वो नौकरी का वादा और आवास का वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। हालात तो ये है कि उनके परिवार की लाइट तक काट दी गई। और मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा, एप्लीकेशन में लिखा है उस परिवार ने, क्योंकि उनके परिवार का कमाने वाला व्यक्ति चला गया तो परिवार का पालन पोषण, घर घर बर्तन मांज के मेरी बहन को करना पड़ रहा। ये बहुत तकलीफ दे। इसके पास ही मैं लौटा जब हाथरस में हमारी बहन को मनीषा वाल्मीकि के साथ अन्याय हुआ, जब उसकी लाश को, मेरी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है, अगर पुलिस के लोग ईमानदारी से अपना काम करें, संविधान के दायरे में अपना काम करें तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पे बहन मनीषा को उनके परिवार की इजाजत के बिना पेट्रोल डाल के कचरे की तरह जला दिया तो मेरा गुस्सा बढ़ जाता। और मुझे ही नहीं, देश के हर एक उस व्यक्ति को गुस्सा आना चाहिए जिनके घर में बच्ची है, जिनके घर में बहन। क्योंकि अगर किसी भी बहन का अपमान होगा और उसके अपमान में हम लोग चुप रहेंगे तो ये आगे आने वाले हत्याकांड को, घटनाओं को दावत है। अगर आप एक घटना पे चुप रहोगे तो कल दूसरी घटना को अंजाम दिया जाएगा, तीसरी घटना को अंजाम दिया जाएगा। सम्मानित मेरे साथियों,
ये सारे संघर्ष की बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि संघर्ष तो मैं अपनी हिम्मत से बढ़ के कर रहा हूं। खूब झूठे मुकदमे, जेलें मैंने काटी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि ना मैं किसी धन्ना सेठ परिवार में जन्मा हूं और ना ही मैंने एक सिंगल पैसे का भी कोई अपराध किया, कोई भ्रष्टाचार किया। जब हाथरस का इशू हुआ तो मुख्यमंत्री ने बयान दिया, मीडिया के लोगों ने भी चलाया कि वहां 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। मैंने चैलेंज किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है मुख्यमंत्री जी, अगर एक पैसे की भी फंडिंग की आप साबित कर दो तो चंद्रशेखर आजाद राजनीति छोड़ के घर आ जाएगा, जो सजा आप दोगे उसको स्वीकार करेगा। लेकिन अपने पाप छिपाने के लिए जो झूठ आप बोल रहे हो, अगर आप में हिम्मत है तो अगर आप साबित ना कर पाओ तो आप माफी मांगो इस समाज से कि आप उत्तर प्रदेश की बहन बेटे को सुरक्षित नहीं रख सकते, लेकिन आप किसी ईमानदार व्यक्ति पर इल्जाम लगा सकते हैं। कई संघर्ष राजस्थान में भी हमने लड़े, अब उन संघर्षों को छोड़ो और उत्तर प्रदेश के बारे में सोचो। उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से, अवसर की वजह से कभी आपके पास राजनीतिक ताकत थी, और जब मैं इस बात को पूरी करूंगा उस बात से पहले मैं ये भी आपको याद दिलाऊंगा कि राजतंत्र में राजा महाराजाओं के हाथ में अधिकार थे। राजा महाराजा जो तय कर देते थे वो कानून बन जाता था, उनके मुंह से निकली हर एक बात जनता के लिए सर्वमान्य होती थी। लेकिन फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम के संघर्ष से इस देश में लोकतंत्र आया, और जब वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के हर व्यक्ति को दिलाना चाहते थे, उनको रोकने के लिए तमाम तरह की बातें आई। उस समय के ताकतवर लोग ये कहते थे कि वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो बड़े बड़े जमींदार हैं, वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो लगान देते हैं, वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो बिजनेसमैन है, जिनके बड़े बड़े व्यापार है, वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो बहुत पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर चंद लोग फैसला करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, तो लोकतंत्र के क्या मायने। जब हर बालिग व्यक्ति फैसला करे, चुने, तब जाके लोकतंत्र असल मायने में आएगा। और वो चाहते थे, जब उन्होंने वोट का अधिकार दिलाया तो उन्होंने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट वोट से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। उन्होंने संविधान सभा में चेतावनी देते हुए कहा कि आज हम दोहरी जीवन में कदम रख रहे हैं, जहां राजनीति में वन वोट, उसकी वन वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश में सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी होगी, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र नहीं बनेगा, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता
में समानता की बात करना लगभग मजाक बन जाएगा। इसलिए मैं सबको ये कहता हूं कि हमें सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सम्मानित मेरे साथियों, बाबा साहब की बात इसको कहने का मतलब ये था कि राजनीति में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में गैर बराबरी तब दूर होगी जब सामाजिक गैर बराबरी दूर हो जाएगी और आर्थिक गैर बराबरी दूर हो जाएगी। आज भी हम उसको झेल रहे हैं। आज भी जबकि भारतीय संविधान छुआछूत भेदभाव को नकारता है, लेकिन फिर भी देश भर में जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार होते हैं, भेदभाव होता है, ऊंच नीच होता है और आर्थिक विषमता इतनी है कि लोग लाखों लोग भूखे पेट सोते हैं। उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, पक्के मकान नहीं है और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घर पल्ले वाला कुत्ता भी वो एसी में सोता है, बड़ी गाड़ी में घूमता है, जो नाश्ते में दूध पीता है और खाने में उसको फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट मिलते हैं, लेकिन हजारों लोग भूखे पेट सो जाते हैं क्योंकि उनके घर में खाने को राशन नहीं। ये विषमता दूर हो, इसलिए बाबा साहब का प्रयास ये था कि जिन लोगों को राजतंत्र में अधिकार नहीं थे, अगर वोट की शक्ति उनके पास चली जाए और वो अपनी वोट का सही प्रयोग कर ले समझदारी से, तो उनका भी राज आ सकता। उत्तर प्रदेश में माननीय काशीराम साहब के नेतृत्व में आपने प्रयास किया और एक समय ऐसा था कि आपकी राजनीतिक हैसियत थी, लेकिन आज आप महसूस करो, जो लोग हम पे सवाल खड़ा करते हैं, हमारे संघर्ष पर सवाल खड़ा करते हैं, आज आप महसूस करो कि 2012 में हम लोग नहीं थे, 2014 में जब सुनने में हम लोग नहीं थे, 2017 में जब वो 18 सीट पे हम लोग नहीं थे, 2019 में जब मिले जुले गठबंधन में वो 10 सीटों पे तब हम लोग नहीं थे। हमने तो इस काम को तब शुरू किया 2020 में जब हमने देख लिया कि इनको कुछ करना ही नहीं है, ये इनको सिर्फ चुनाव लड़ना है। इसके बाद 5 साल जो जुर्म जाति अन्याय अत्याचार इन वर्गों पर होते हैं, उनकी आवाज उठाने का इनका कोई मतलब नहीं है। और जो भाजपा की सरकार आरक्षण के खिलाफ साजिश कर रही है, लोकतंत्र के खिलाफ साजिश कर रही है, संविधान की हत्या करने का काम कर रही है, सारी सरकारी नौकरी को खत्म कर रही है, ये उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तब हम लोगों ने तय किया कि अब ज्यादा दिन तक रुक के फायदा नहीं है। अगर ज्यादा दिन हम रुके रहे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि लड़ाई खत्म हो जाएगी, ये देश फिर से राजतंत्र के हाथ चला जाएगा, जिसका प्रयास मोदी जी कर रहे हैं कि चंद पूंजीपतियों को मजबूत कर रहे हैं और बाकी व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को खत्म कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरी हमें पैरों में खड़ा करती थी, उस सरकारी नौकरी को खत्म कर रहे हैं। ठेका, संविदा, इनके नाम पे आरक्षण की हत्या करके अपने लोगों को बिठा रहे, लेटरल एंट्री से अपने लोगों को बिठा रहे। तब हमने इस काम को शुरू किया और आज अपने संघर्ष से देश भर में चर्चा है कि राजस्थान को 3 तारीख का जो परिणाम आ रहे हैं, वो परिणाम ऐतिहासिक होंगे। आजाद समाज पार्टी के बिना, आरएलपी के बिना सरकार नहीं बनेगी राजस्थान में। अगर आज ऐसा वहां हुआ है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और मुझे संघर्ष करना आप लोगों ने सिखाया, मुझे ताकत आप लोगों ने दी है। अगर आप लोगों ने संरक्षण न किया होता, मेरी साथ न दिया होता, तो शायद आज राजस्थान में यह विश्वास और प्यार मजबूत नहीं होता। राजस्थान के लोगों ने तो मन बना लिया, उन्होंने सारे नेता देख लिए, उनको समझ आया कि आजाद समाज पार्टी को ताकत देनी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी हमारे लोग इस काम को जिम्मेदारी से नहीं कर रहे।
मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अरुण को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? मनीषा बहन के परिवार को जो वादा मुख्यमंत्री ने किया था सरकारी नौकरी का, आवास का, वो पूरा क्यों नहीं हुआ? उसका एकमात्र कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को लगता है, क्योंकि अभी अभी वो दलित सम्मेलन कर रही है और बहुजन समाज पार्टी ने उनको वॉकओवर दे दिया। आप ये महसूस करो कि जब कोई दुश्मन हमारे लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए हमारी बस्तियों, हमारी गलियों में, हमारे कस्बों में आए, तो हमारे पढ़े लिखे लोगों को उनका विरोध करके अपने समाज को उनका सच बताना चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अभी दलित सम्मेलन बुलाए, उसका एक जवाब बहुजन समाज पार्टी ने नहीं दिया। इसका मतलब उनके नेता ये तय कर चुके कि हम तो कमजोर हो ही रहे हैं, अब ये अगर समाज बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन छोड़ के भाजपा की तरफ चला जाए तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सोचो कि अगर ये समाज अपनी राजनीतिक हैसियत छोड़ के कहीं गया और पिछड़ा को बन गया तो इनके हिस्से में क्या आएगा? उत्तर प्रदेश में आप बहुजन समाज के लोग इतनी संख्या में हो कि अपनी ताकत अपने बलबूते बना सकते हो। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 6800 घोटाला तो हुआ 20,000 पदों पे, लेकिन 6800 पद सरकार ने रिलीज किए। मैं जब चुनाव में था तो देख रहा था कि वो बच्चे रोज भाजपा कार्यालय या सड़कों पर आंदोलन करते हैं, उनको पीट पीट के भगाने का भाजपा के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बैठे दलित पिछड़े वर्ग के नेता, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अगर आप इन पार्टियों के पिछड़कों बच जाओगे तो क्या ये आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दे पाएंगे? अपने मन से सोचो। वो भी चाहते हैं कि आप उनके दलों में आ जाओ। उसका कारण है आपके पास वोट है, वो आपसे प्यार नहीं करते। आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर की 4 बच्चों कुर्बानियों से मिला वोट। वो इस बात को जानते हैं कि इनके पास वोट है, इनकी जरूरत है। लेकिन महसूस करो, जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी में नेता है, समाजवादी पार्टी में भी जो लोग नेता है, वो अपने नेताओं को बाईपास करके क्या आपकी आवाज उठा सकते हैं? जब वो आपकी आवाज नहीं उठा सकते तो वो आपके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं क्या? 2 अप्रैल 2018 में आगरा के लोगों ने जो संघर्ष किया था, ऐतिहासिक था, वो इतिहास में लिखा गया। उसका कोई जवाब नहीं। आपको सहना भी पड़ा। सहना तब पड़ता है जब आपका नेता हाथ पीछे खींच ले। 2 अप्रैल 2018 को जब आपने संघर्ष किया, जब 12 बजे तक बड़ी भीड़ जुटी, तब तक तो सब लोगों ने कहा हम भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। लेकिन जब विरोधियों ने हमारे लोगों पर गोलियां चलाने का काम किया, लाठियां से पीटने का काम किया, तो जिन नेताओं के भरोसे आप लड़ रहे थे उन्होंने कहा हमारे आंदोलन से कोई मतलब नहीं। भाजपा को ताकत दे दी कि ये नौजवान जो अपनी जान की बाजी लड़ा के समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको पीटो। और परिणाम ये हुआ कि हजारों लोग जेल गए और पुलिस ने जेल में पकड़े जाने के बाद इतनी लाठियों से पीटा मेरे भाइयों को, हजारों लोगों को राशुका लगी, तमाम तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा। आप सब लोग बताओ, क्या किसी पार्टी ने आपके हुए न्याय खिलाफ आंदोलन किया क्या? आप अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने, उनकी रक्षा करने खुद आए। आज पूरे देश में पुलिस से पहले भीम आर्मी के नौजवान अन्याय होने पर जाते और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते बिना किसी स्वार्थ के। मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर आप पे 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापिस करा के दिखाऊंगा। आप मेरी बात को याद रखना।
चाहे मुझे कुछ भी संघर्ष करना पड़े, चाहे मेरी जिंदगी जेल में क्यों न कट जाए, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं होने दूंगा इन सरकार के आगे। आप चिंता मत करो। लेकिन आप भी सोचो मेरे साथियों, इस लोकतंत्र में जब तक आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाओगे तो आपके साथ ये जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार होता है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए और यहां से आपको सीख कर नहीं जाते और जाके उस काम को अमल में नहीं लाते, तो फिर ताकत कैसे बनेगी? ये लोकतंत्र है, संगठन में शक्ति है। अगर आप संगठन का काम प्रॉपर नहीं करते, अपनी बूथ की कमेटियां, सेक्टर की कमेटियां, विधानसभा की कमेटी, जिले की कमेटी और जो हमारे पार्टी के फ्रंटल संगठन है उनकी कमेटियां नहीं बनाते, जिम्मेदारी नहीं उठाते, तो आपकी ताकत कैसे बनेगी? आप ये सोचो, आपकी पार्टी का संगठन कोई दूसरी पार्टी के लोग बनाएंगे क्या? अब जिन नौजवानों में मुझे भरोसा है कि वो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे और वो हाथ में कैमरा लेके वीडियोग्राफर बनना चाहे, फोटोग्राफर बनना चाहे, तो आंदोलन कैसे कामयाब होगा? मैं आ जाऊं तो आ जाओ, और फिर जो जमीनी काम जिले पे करना हो वो ना करो। मैं आ जाऊं तो बड़ी संख्या में नारे लगाओ और जाके अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी न उठाओ, तो ताकत कैसे बनेगी? मैं भी देखता रहता हूं कौन काम कर रहा है और कौन मुझे सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए आता है। मैं ये भी जानता हूं, हमारे अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहां बैठे और हमारे भंते जी भी और सीनियर लोग यहां बैठे। मैं ये भी जानता हूं कि आगरा के जो लोग हैं वो सक्षम लोग हैं, वो किसी कमजोर के साथ नहीं खड़े होते। 1992 से पहले पार्टी तो पिछली 84 में बन गई थी, लेकिन 92 से पहले जब वो यहाँ चुनाव लड़ती थी उनको 1000-1200 वोट मिलते थे। जब 92 में अलायंस हुआ तो आपके अंदर हिम्मत जागी और आपने ताकत बनाने का काम किया। मैं आगरा के लोगों का स्वभाव जानता हूं, अलीगढ़ के लोगों का, हाथरस कासम के लोगों का। आप कमजोर के साथ नहीं खड़े होते, इसलिए हमने राजस्थान में जाकर ताकत बनाने का काम किया कि आप भी जागो, आप भी मेहनत करो, आप भी लापरवाह मत बनो। राजस्थान में ताकतवर हो जाएंगे, उससे उत्तर प्रदेश की समस्याओं का हल नहीं होगा। राजस्थान में ताकतवर हो जाएंगे, उससे उत्तर प्रदेश के बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी हो रही है उसका जवाब नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो गरीबों की जमीन दबाई जा रही है, आरक्षण का प्रावधान खत्म किया जा रहा है, घोटाले हो रहे हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, उसका लाभ नहीं मिलेगा अगर राजस्थान में ताकतवर होंगे। अगर उत्तर प्रदेश में ताकतवर होंगे तब इसका लाभ आपको मिलेगा। किसी भी संगठन की ताकत होती है उसके कार्यकर्ता, नेता नहीं होते। नेता तो कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनता, लेकिन अगर रीढ़ अपना काम ना करे, अपनी जिम्मेदारी ना अदा करे तो कामयाबी नहीं मिल सकती। मैं मंच पर भी जो हमारे नेता उनसे भी कहूंगा, अगर सच में कुछ बना के दिखाना है, ताकत अर्जित करनी, तो मेहनत करो, शकल दिखाने का काम बंद करो। मैं आता हूं तो मंच पे आ जाते हो सब लोग, और फिर दोबारा तभी आते हो जब मैं आता हूं। उसके अलावा जो बुनियादी काम है, जा जाके गली गांव में जाकर संगठन बनाने का, अपनी जिम्मेदारी अदा करने का, वो नहीं करते। और फिर चुनाव के बीच सोचते हो कि आपकी ताकत बन जाएगी। कैसे बन जाएगी ताकत? ये बैनर लगाने से ताकत नहीं बनेगी। ये राजधानी आगरा क्या हालात है, इसमें आपको सोचना चाहिए। जब तक आप जाके अपनी बात नहीं समझाओगे, जब तक आप जाके अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे। लोग तो सीधे बच्चे हैं, उनको जो कह दिया जाता है वो उसी को मानने लग जाते हैं। वो क्या जाने कि किस तरह जान हथेली में रख के भीमान में आजाद समाज पार्टी के लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज आपको हालात पता है क्या है?
2024 के बाद हो सकता है इस देश के संविधान को बदल दिया जाए। इस देश का संविधान है तो आपके लिए कुर्सियां हैं, आपके लिए मंच है, आप पे वोट देने का अधिकार है। इस देश का संविधान आया तो आप पे नौकरी व्यापार करने का अवसर मिला आपको। इस देश का संविधान आया तो आपका सम्मान बढ़ा, आपको समानता का अधिकार मिला। आपको क्या लगता है उस संविधान की रक्षा कोई और करेगा क्या? उस संविधान को लागू कोई और कराएगा क्या? आज संविधान दिवस है, हमारे लोगों ने संविधान का कितना मोल समझा। अगर ये संविधान नहीं है तो आपकी हैसियत क्या आपने कभी महसूस किया? अगर ये संविधान नहीं है तो महिलाओं को क्या अधिकार है आपने कभी महसूस किया? एक एप्लीकेशन मेरे पास और है, एक बच्ची है, पुलिस के लोग यहाँ हैं, ये बच्ची है कामनी प्रजापति, इसकी उम्र 13 साल है और इनके पिता है भगवान दास प्रजापति जी, निवासी लॉयर्स कॉलोनी दयालबाग। पुलिस के लोग यहाँ हैं, इनकी बच्ची एक महीने से गायब है। बैठ जाओ, क्यों खड़े हो? दिखा दो, इन नालायक लोग ये कहाँ उठाएंगे आपको? मुझसे इनकी बच्ची 13 साल की बच्ची एक महीने से गायब और अभी तक कोई खबर नहीं है। मुझे इस बात का दुख है, मगर मैं करूं क्या? आप लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करोगे, मजबूत नहीं करोगे अपनी पार्टी को, तो राजनीतिक ताकत मेरे हिस्से में नहीं आएगी। नहीं आएगी तो पुलिस मेरी बात क्यों सुनेगी? जब तक उनके अंदर ये भय ना पैदा हो कि कल चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी ताकतवरों के सत्ता में आ जाएगी और फिर अगर हमने इनके कहे सही काम नहीं किया तो ये हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, मुकदमे दर्ज करा के हमें जेल भेज देंगे, हमारी नौकरी ले लेंगे। क्यों करेंगे मेरे साथ से काम? आज अगर गरीबों को उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है उसके जिम्मेदार आप लोग, क्योंकि आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बना रहे, आप अपना काम नहीं कर रहे। अगर आप जिम्मेदारी से अपना काम कर लो और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके अपनी ताकत बना लो और आपके हिस्से में भी राजनीतिक ताकत आ जाए तो कोई जुर्म जाति अन्याय अत्याचार किसी बच्ची पर नहीं हो सकता। एनसीआरबी का डाटा पढ़ो कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश में, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं तुम्हारी वजह से। मुझे सरकार से कोई वो नहीं है शिकवा, क्योंकि मैं जानता हूं सरकार तो यही करेगी, जिनकी सरकार है उनका काम करेगी, आपका काम नहीं करेगी। आपको उनमें कभी कभी भाई अपने नजर आते हैं, आपकी जाति धर्म के लोग जो उन पार्टियों में कभी कभी आप उनके साथ जाना चाहते हो, लेकिन जब आप पे जुल्म होता है आपको एहसास होता है आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। इन्होंने लिखा है, भाई चंद्रशेखर जी आप बहन बेटियों की रक्षा करने वाले और न्याय दिलवाने वाले भगवान हो। मेरे माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती और निवेदन करता हूं कि आप ही हमें न्याय दिला सकते हो। क्या करूं मैं, कैसे दिलाऊं न्याय? आप सोचो, जब तक आप अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करो, जब तक आप ये जो टोपी आपने पहनी है टोपी पहनाना मुझे बदली करोगे कि मेरे सामने मुंह दिखाई बात करो काम करो, तब तक नहीं बनेगा। जिम्मेदारी जब तक नहीं उठाओगे, अपनी गली बस्तियों में जाओ और ये पूछो कि जब बाबा साहब ने कहा था कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, तो चंद्रशेखर आजाद में क्या कमी है? अगर कुर्सी की कोई लालच होता तो अपना दल नहीं बनाते विचारधारा आधारित,
माननीय काशीराम साहब के सपनों, बाबा साहब के सपनों का किसी भी पार्टी में मैं और चित्तौड़ साहब और श्री जी किसी पार्टी में जाकर एमपी एमएलए बन जाते, लेकिन उन दलों से आपको न्याय नहीं दिला पाते, आपकी आवाज नहीं उठा पाते। इसलिए दल बनाया। मैं अकेला कितनी मेहनत करूंगा जब आप लोग मेहनत नहीं करो। मैं तो धन्यवाद दूंगा चित्तौड़ साहब का, मैं धन्यवाद दूंगा कि वो और उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रही है। मगर मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी अपने काम को जिम्मेदारी से अदा करें। एक और एप्लीकेशन मेरे पास है, पति गायब है और मुझे लग रहा है 8वें महीने की घटना, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई जानकारी नहीं। कहाँ रहती है? अलीगढ़, यहाँ पर अलीगढ़ से आए। मुझे थोड़ा सा समय, अपना नंबर लिखवा दो, किराए पर रहते हैं। आप मुझे थोड़ा सा समय, ठीक है आदर्श जी? पकड़ेगी ना दीदी, आप चिंता मत करो, मैं भी करो। ये इनके वाले से भी सुनो और ये दो अलग अलग। आप बैठ जाओ, चिंता मत करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। रोना पड़ेगा, ऐसे चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो उत्तर प्रदेश में। कब आप पे घरों तक आग लगे, आप पे घरों तक आंच आए। मैं तो कह के थक चुका हूं और आगे भी उम्मीद करके आगे आया कि आप जागोगे, आप अपनी ताकत बनाओगे, मेहनत करोगे, आप संघर्ष करोगे, आप दूसरी पार्टियों सीख लो। 10 साल पहले बनी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 10 साल पहले आपकी वोटों में बन गई। आप सीख लो, उनके पास कुछ नहीं है, बेस वोट भी नहीं है। आप देखो कि आप कितने कमजोर बन गए उत्तर प्रदेश में। क्या आप अपनी राजनीतिक हैसियत मजबूत नहीं कर पा रहे हो? मैं तो इस लड़ाई को लड़ रहा हूं आप सबके सहयोग से। मुझे ये भी नहीं पता कि कहां से कौन सी गोली इस बार मेरे सीने के पास जाए, नहीं पता है मुझे। और यहां जो लोग खड़े हैं उत्तर प्रदेश में, तो कई हत्या ऐसे हुई मीडिया के रूप में चले आए और गोली मार के हत्या करके चले गए। और ये पता होने के बावजूद हमारे पुलिस के साथी वहां बैठ के देखो कुर्सी पर आराम से बैठे। आप समझो उनके लिए आपके जीवन की कोई अहमियत नहीं है। आपको समझ आता है नहीं आता है? ये तब तक पुलिस सरकार की होती है, तब तक अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करेंगे जब तक आप मुझे राजनीतिक ताकत नहीं दोगे। और जिस दिन आप मुझे राजनीतिक ताकत दे दोगे, ये आपके घरों के दफ्तरों के बाद सलाम करते दिखाई देंगे। आपको चिंता मत करो। अगर यहां कोई घटना घट जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको यह नहीं पता कि जो तनख्वाह इनको मिली है वो हमारे टैक्स की है। ये जो इतने लोग बैठे उनके टैक्स की है। आपको संविधान की ताकत को समझना चाहिए। मेरे लोगों, बैठ जाओ, उनकी तरफ ध्यान हटाओ, उनसे मेरी बात पर ध्यान लाओ। आपको संविधान की ताकत को समझना चाहिए। यह संविधान आपको शक्ति बनाने का अवसर देता है 5 साल बाद। अभी आपके आज लोक विधानसभा के चुनाव दूर हैं, लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी है लोकसभा और विधानसभा की। आपको अभी से मेहनत करनी है। अगर आप चाहते हो आपकी राजनीतिक हैसियत बने, अगर आप चाहते हो आप अपने पैरों पर खड़े हो, अगर आप चाहते हो कि सरकारी नौकरियां बचे, अगर आप चाहते हो
कि बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हो कि गरीब की बेटी की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, अगर आप चाहते हो कि आपके आने वाली पीढ़ियों को इस देश में सम्मान का जीवन मिले, अगर आप चाहते हो कि नौजवानों को रोजगार मिले, अगर आप चाहते हो किसान को उसकी फसल का दाम मिले, अगर आप चाहते हो कि मजदूर को न्यूनतम वेतन मिले, अगर आप चाहते हो कि कलम की ताकत हो मेरे पास, जिसकी बदौलत मैं अपने क्षेत्रों में बड़े बड़े रोजगार के अवसर पैदा करके गरीब लोगों के पैरों में खड़ा कर सकूं, बहन बेटियों को सुरक्षा का माहौल दे सकूं, तो आपको उत्तर प्रदेश में इस काम को शुरू करना पड़ेगा और रोज करना पड़ेगा। हर दिन 2-4 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी अपनी राजनीतिक पार्टी को ताकत देने के लिए। आपको लापरवाही बंद करनी पड़ेगी।